अनिल को बचपन से बाबा, जोगियों और जंतर मंतर पर बड़ा भरोसा था। उसे कोई कुछ भी जादू टोना बता दे, कुछ भी कह दे, वो तुरंत मान लेता था। अरे अनिल भाई, यहाँ कैसे? ओ मिहिर, कैसे हो? पूरे 10 साल बाद तुम्हें देखा है। बस ठीक हूँ। ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा। अरे तुमने आज तक ये हरा पत्थर पहन रखा है? हाँ भाई, कॉलेज के समय पूरी पॉकेट मनी देकर उस जादूगर से पत्थर लिया था। उसने कहा था इसे पहनते ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो भाई पत्थर ने कोई कमाल दिखाया? अभी तक तो नहीं, पर मुझे यकीन है जल्द ही कुछ होगा। मैं तो तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, ये सब जादू मंत्र कुछ नहीं होता दोस्त। तू देख ना, ये अंगूठी मुझे बड़ा आदमी जरूर बनाएगी। चल, भगवान करे ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद अनिल एक विज्ञापन पढ़ता है। चेहरा देखकर भविष्य बताने वाले बाबा। बाबा जी से पूछ आता हूँ, मेरा भाग्य कब बदलेगा? अनिल बाबा के पास जाता है। आइए आइए, ये बाबा हिमालय से आए हैं। 25 सालों तक बर्फ में रहने के बाद बाबा ने ये सिद्धि पाई है। सिर्फ 5,000 रुपए दीजिए और अपना भविष्य देखिए। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ कम नहीं हो सकता क्या? यहाँ क्या प्याज बिक रहा है जो तुम मोल भाव कर रहा है? पूरे पैसे निकाल वरना निकल ले। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो पैसे। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। 10 साल से बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा हूँ। ये सपने कब पूरे होंगे? कभी नहीं। तेरे चेहरे पर लिखा है, तू अगले 2 महीने में मर जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? यही सच है। अनिल रोते रोते घर आता है। रात भर वो कुछ सोचता रहता है। सुबह होते ही वो बैंक चला जाता है। सर, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, आप जरूरी कागज ले आइए। अनिल को लोन मिल जाता है। अगले दिन बानी, ये लो तुम्हारे नए बंगले की चाबियां। अब तुम्हें इस छोटे से घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, सही कह रहा हूं। जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें अपना नया बंगला दिखा कर आता हूं। बानी तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है बाहर एक चमचमाती कार खड़ी है। क्या क्या ये कार हमारी है? हाँ हाँ, हमारी ही है। आओ बैठो। अनिल बानी को बंगला दिखाकर घर ले आता है। अगली सुबह बानी, अगले महीने हम बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। उससे पहले सिंगापुर घुमाते हैं। क्या ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये सब सच है। घूम के आते हैं, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। कुछ दिन बाद सिंगापुर से लौटते समय, ए जी, अब तो बताइए, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? देखो, तुम घबराना मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए। अब मेरी जिंदगी बस 1 महीने की और है। हाय, मैं मर गई। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं मरने वाला हूं। अब चुप होकर मेरी बात सुनो। बोलिए। मैंने 1 करोड़ का लोन लेकर तुम्हारे लिए गाड़ी और बंगला लिया है। तुम्हें सिंगापुर भी घुमा दिया। मैं मर गया तो लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूं, पर मैंने तुम्हारे ऐशो आराम की व्यवस्था कर दी है। पर आप क्यों मर रहे हो? मुझे एक बहुत बड़े बाबा जी ने बताया है कि मैं मरने वाला हूं। अच्छा, जाने से पहले अगर मेरे सोने की कंगन। मैं मर रहा हूं, तुम्हें अपने गहनों की पड़ी है। देखो जी, आप तो मर जाओगे, मुझे तो जीना पड़ेगा ना। इसी सोसाइटी में सबके साथ बिना कंगन पहने रहना।
अच्छा, चलो कुछ पैसे बचे हैं, तुम कंगन भी ले ही लो। 1 महीने बाद। ये बंगला तो बहुत सुंदर है जी। मुझे क्या, मैं तो अब मौत के दिन गिन रहा हूँ। गिनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब याद है। कल 2 महीने होने वाले हैं। हे भगवान, कैसी बीवी दी है तूने मुझे, मेरी मौत का दिन याद किए बैठी है। अगली रात। अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ, हो ना हो आज रात को ही मेरा टिकट कट जाएगा। अब कहाँ जाने की टिकट कर रहे हैं जी? मैं भी चलूंगी। चल, मरने जा रहा हूँ, तू भी चल। ओह, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ करो प्रभु। मेरे कंगन वापस मत लेना, बाकी इनकी प्रार्थना सुन लो भगवान। अगली सुबह मियाँ बीवी खुशी से नाचने लगते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है। जी, हम लेना देना बैंक से बोल रहे हैं। आपकी पहली किश्त 1 लाख रुपए अब तक नहीं आई है। आप जल्दी कीजिए वरना हमें पुलिस भेजनी पड़ेगी। हाय राम, ये तो मैं भूल ही गया। अब क्या होगा, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? 1 लाख देने होंगे? इससे तो अच्छा आप। अरे भगवान, चुप हो जा। मैं आज ही एक गाड़ी, बंगला, गहने बेचकर सारा का सारा लोन चुकाता हूँ और उस बाबा को हिमालय वापस पहुंचाता हूँ। कितने सालों से इन बाबाओं ने मुझे मूर्ख बना रखा है। आज समझ आया, ये सब फालतू की बातें हैं। सच कहते हैं, जान बची तो लाखों पाए। आपकी जान बच गई, पर मेरे कंगन तो चले गए ना। हाय मेरे कंगन। शिक्षा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अंकित और अनु भाई बहन थे। माँ बाप के देहांत के बाद बड़ी बहन अनु ने दिन रात मेहनत करके अंकित की देखरेख की और उसे पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा किया था। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, दीदी मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह भैया, तेरी मेहनत सफल हुई। मेरी मेहनत नहीं दीदी, आपकी मेहनत। अगर पापा के निधन के बाद मेरी जिम्मेदारी आप न उठाती तो ये सब नहीं हो पाता। मेरी सफलता सिर्फ आपके बलिदान की वजह से है दीदी। कुछ महीनों बाद अंकित की शादी सीमा से हुई। सीमा बड़ी ही चालाकी से अनु से मीठा मीठा बोलकर घर का सारा काम करवा लेती थी और खुद अंकित के साथ घूमा फिरा करती थी। वैसे तो वो सिर्फ खाना बनाने का काम ही घर में करती थी, लेकिन अब उसे उससे भी छुटकारा चाहिए था। इसीलिए एक दिन, दीदी मेरे हाथ का खाना अंकित को पसंद नहीं आता, क्या आप खाना बना दोगी प्लीज? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, जरूर। सीमा इस बात से मन ही मन बड़ा खुश होती है और अगले दिन के झाड़ू पोछे के काम से छुटकारा पाने के लिए एक और तरकीब लड़ाती है। हॉल में जोर जोर से कराहने लगती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर अनु हॉल में भागती हुई आती है। क्या हुआ सीमा? दीदी लगता है मेरी कमर अकड़ गई है। वो क्या है ना, मुझे झाड़ू पोछा करने की आदत नहीं है ना। मेरी मम्मी पापा ने मुझसे कभी ये काम नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा ही तो है, मैं कर लिया करूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे सीमा ने घर के सारे कामों का बोझ अनु पर डाल दिया। घर का सारा काम अनु करती थी, फिर भी सीमा को अनु से छुटकारा चाहिए था। इसलिए एक दिन वो अंकित के ऑफिस से लौटने से ठीक पहले ढेर सारे कपड़े लेकर धोने का नाटक करने बैठ जाती है। अरे सीमा, इतने कपड़े? अब क्या करूं, अकेली पड़ जाती हूँ, करना तो मुझे ही है ना। अरे दीदी से मदद ले लेती। अच्छा, ताकि सारा जमाना कहे कि भाभी बड़ी ननद से काम करवा रही है। और वैसे भी दीदी ने तो साफ कह रखा है मुझे कि तुम आज जो भी हो सिर्फ उनकी वजह से हो, इसीलिए अगर उनके बनाए इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अनु को बुलाकर कहा, दीदी ये घर पापा ने बनाया था और इसमें मेरा भी हिस्सा है और मुझे वो चाहिए। ये सुनकर अनु को बुरा तो लगता है, मगर वो दूसरे ही दिन घर का बंटवारा करने के लिए वकील के पास चली जाती है। वहां से लौटते हुए अनु का एक्सीडेंट हो जाता है,
जिससे वो दोनों पैरों से अपंग हो जाती है। अब मजबूरन उसकी पूरी देखरेख सीमा को करनी पड़ती है। एक दिन सारे कामों से थक कर सीमा अंकित से कहती है, अजी सुनते हो, अब मुझसे तुम्हारी ये बहन की सेवा ना होगी। अगर कल तक तुम इसका बंदोबस्त नहीं करते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? इस हालत में वो कहाँ जाएंगी? मैं कुछ नहीं जानती, बस कल ये इस घर में मुझे दिखनी नहीं चाहिए। अंकित अपनी बीवी की जिद के आगे हार मान लेता है और अनु को शेल्टर होम में छोड़ आता है। 3 महीने बाद, अजी सुनते हो, ये आपके लिए एक पार्सल आया है, ये लीजिए। अरे इसमें तो घड़ी है और एक चिट्ठी भी है। दिखाइए तो। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर घड़ी है, लेकिन ये आपको भेजी किसने? पता नहीं, शायद चिट्ठी में कुछ लिखा हो। आशा करती हूँ ये घड़ी तुम्हें पसंद आएगी। रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी दीदी अनु। चिट्ठी पढ़कर अंकित की आंखें भर आती है। मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ सीमा। अरे घड़ी भेज तो दी उन्होंने, अब क्यों जाना उनके पास? देखा सीमा, दीदी हमसे दूर जाकर भी हमारे बारे में ही सोचती है, और एक हम है जो उनकी सेवा से बचने के लिए उन्हें शेल्टर होम छोड़ा है। तुम्हारी बातों में आकर मुझसे ये क्या पाप हो गया? मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने, और जब मैं वापस आऊं तो तुम मुझे हमारे घर में मत दिखना। इतना कहकर अंकित अनु को लेने निकल जाता है। वहां पहुंचकर, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भाई आज तो राखी है, आज तो मैं मना कर भी नहीं सकती। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सीमा, तुम अभी तक यहीं हो? निकल जाओ इस घर से। अरे वाह अंकित, फिर वही गलती कर रहे हो तुम। सीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सीमा, आज ये समय माफी मांगने का नहीं है, राखी की तैयारी करने का है। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया के घर भी तो जाना है ना। ये सुन सीमा अनु के गले लग जाती है। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।